आज ही क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 35 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी साहित्य विषय से क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। देखिए, जो ये प्रैक्टिस सीरीज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का तो फॉर्म फिल किया ही है, लेकिन साथ में क्या है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और जो UGC नेट की एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो आप ये क्लास देख सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में क्या है, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारी इकाई चल रही है, तो इसमें मैंने देखिए आपको हिंदी साहित्य का कैसे काल विभाजन विभिन्न विद्वानों द्वारा किस प्रकार किया गया। तो जिन जिन विद्वानों ने, जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, तो उनके काल विभाजन के संबंध में वीडियो प्रोवाइड कराई है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो ग्रंथ परंपरा है, ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण ग्रंथकार हैं, इतिहासकार हैं, तो उस संबंध में भी क्या है आपको क्लास दी है। इसके साथ आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, ठीक है, आधुनिक काल से जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं उस संबंध में क्या है हमने आपको प्रश्न कराए हैं, कथन भी कराए हैं। अब जो हमारी क्लास चल रही है, जैसे आधुनिक काल की बात करें तो देखिए आधुनिक काल में भी हमने आपको भारतेंदु युग, ठीक है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, तो ये सारी जो क्लासेस हैं आपको उस संबंध में करा दी हैं, चाहे वो आपका प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो। अब जो हमारी क्लासेस चल रही हैं किस संबंध में चल रही हैं, नवगीत, नवलेखन, है ना, या आधुनिक जो कवि हैं, ठीक है, नवलेखन के जो कवि आए हैं, ठीक है, तो उन संबंध में क्या है हम आपको ये क्लासेस करा रहे हैं। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे तो भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, वहाँ पहले के समय में बहुत क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब अगर हम बात करें कि आधुनिक काल के जो महत्वपूर्ण कवि, देखिए आधुनिक काल में भी अब ये नहीं कि सिर्फ भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, नहीं, अब छायावादोत्तर के बाद के जो युग आ रहे हैं वहाँ से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं, ठीक है, चाहे आपका नवगीत हो गया, नवलेखन हो गया, अकविता हो गई, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ से जो विद्वान हैं, जो कवि हैं, ठीक है, जो लेखक हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनना है, ठीक। हालांकि हमने आपको भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है, इस संबंध में क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो कवि रहे उनके कथन सब करा दिए। अब जो हमारी क्लास होगी किस पर है, नवगीत और नवलेखन में जो कवि या लेखक सामने आए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि बत्सल फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना किसने की। देखिए महत्वपूर्ण है। देखिए आज्ञा हालांकि प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना होता है। जैसे आप पंथ की विचारधारा को देख लीजिए, छायावाद में लिखना स्टार्ट किया, फिर प्रगतिवाद में आए, फिर दर्शनवादी हो गए, है ना, फिर क्या कहते हैं उन्होंने मानवतावाद पर लिखने लगे, ठीक। उसी प्रकार आगे ने क्या है प्रयोगवाद का प्रवर्तन तो किया ही किया, ठीक है, लेकिन आप देखिए इन्होंने क्या है नवलेखन के संबंध में भी इनकी कुछ रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो बात करें बत्सल फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना किसने की, महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, तो किसने की है, अज्ञे ने। देखिए ये कैसी संस्था है, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था है, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, अब हमारा प्रश्न किस संबंध में है, अकविता से, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे कि अकविता को अंतर्विरोधों का अन्वेषक कविता किसने कहा है। महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखेंगे कि अकविता को अंतर्विरोधों की अन्वेषक कविता। देखिए अंतर्विरोध क्या होता है, अंतर्विरोध और अन्वेषक, अन्वेषक का तात्पर्य तो होता है खोज, अन्वेषण करना, ठीक है। अंतर्विरोध यानी कि मन में जो द्वंद्व चलते रहते हैं, ठीक है, तो उनकी खोज करता है क्या, अकविता। अगर आप अकविता की पृष्ठभूमि को समझोगे तो अकविता में आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे व्यक्तिगता को महत्व दिया गया है, ठीक है, मानवीय संवेदना कि देखिए जब हम खुद के ही विषय में नहीं जान पाएंगे तो हम समाज को क्या, परिवार को क्या, या फिर देश को क्या ही सिखा पाएंगे या कुछ नया दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये अकविता के जितने भी कवि आए उन्होंने व्यक्तिगत जो भावना है, व्यक्तिक पक्ष को महत्व दिया कि कैसे हम व्यक्तिक पक्ष को समझें, ध्यान देंगे इस बात पे। तो यही वो कथन है कि अकविता को अंतर्विरोधों की अन्वेषक कविता किसने किया, जिनकी जो अकविता है वो व्यक्तिक जो अंतर्विरोध होते हैं, ठीक है, उनकी खोज की है इन अकविता में जितने भी कवि आते हैं। तो ये कथन किसने कहा है, ऑप्शन है आपके श्याम परमार ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, गंगा प्रसाद विमल ने, या प्रभाकर माचवे ने। तो ये किसने कहा है, श्याम
परमार ने, ध्यान रखेंगे श्याम परमार ने। और देखिए जो जितने भी कवि हैं इनका संबंध किससे है, अकविता से है, ये आप ध्यान रखेंगे। चाहे आपके श्याम परमार हों, जगदीश चतुर्वेदी हों, ठीक है, गंगा प्रसाद विमल हों, है ना, या फिर प्रभाकर माचवी हों। इसके साथ देखिए और भी हमें कवि देखने को मिलते हैं, जैसे मोना गुलाटी। कौन, मोना गुलाटी, नाम पता होने चाहिए। मोना गुलाटी, नरेंद्र धीर, नरेंद्र धीर, सौमित्र मोहन, सौमित्र मोहन, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये कौन है, हमारे अकविता के प्रमुख कवि ये माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख ले हैं कि युद्धवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे मैंने बोला आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आधुनिक काल के छायावादोत्तर काल के बाद जो युग आ रहे हैं वहाँ से अब क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इसीलिए क्या है, कविता के विषय में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब युद्धवाद के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे विद्वान आते गए उन्होंने क्या अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग रचनाएं लिखी, ठीक है, और उनका अनुसरण करने लगे। तो जो उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए वो उनके अनुयायी बन गए, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या है उसी प्रकार रचनाएं लिखी। जैसे हम कोई भारतेंदु युग की बात करें, द्विवेदी युग की बात करें, तो भारतेंदु युग के जो कवि थे या लेखक थे उनकी विचारधारा अलग थी, द्विवेदी युग के जो कवि या लेखक थे उनकी विचारधारा अलग थी। ठीक उसी प्रकार से जो जैसे अकविता है, मैंने आपको क्या बोला कि अकविता में व्यक्तिगत भावनाओं का, नहीं व्यक्तिगत पक्ष को महत्व दिया है, ठीक है। तो उस विचारधारा के सारे कवि आए उसमें। ठीक उसी प्रकार युद्धवाद से जो जो प्रभावित थे, ठीक है, तो उनकी विचारधारा किसके आधार पर होगी, युद्धवाद के आधार पर। अब देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर कि युद्धवाद या फिर कह रहे हैं युद्धवाद के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर प्रवर्तक बताने हैं, तो ऑप्शन में आपके हैं सलभ श्री राम सिंह, वीरेंद्र कुमार जैन, सत्यदेव राजहंस, श्याम नारायण। देखिए तो युद्धवाद के प्रवर्तक तो हैं सलभ श्री राम सिंह, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर हम वीरेंद्र कुमार जैन की बात करें, ठीक है, तो ये इन्होंने किस चीज को निकाला या किसका प्रवर्तन किया, तो सनातन, ध्यान रखेंगे एक एक चीज, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सनातन, सूर्योदयी, नूतन कविता, नूतन कविता। अब देखिए जो इन्होंने रचनाएं लिखी, ठीक है, जो कविताएं करी वो किस माध्यम से, सनातन, सूर्योदयी, नूतन कविता, ठीक है। तो इन्होंने सनातन पक्ष के संबंध में अपने भाव प्रदर्शित किए। तो इन्होंने किसका एक तरह से क्या प्रवर्तन किया है, प्रवर्तक माने जाते हैं, सनातन, सूर्योदय, नूतन कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए अगर हम बात करें सत्यदेव राजहंस की, तो सत्यदेव किस कविता के प्रचारक थे या फिर क्या प्रवर्तक थे, तो इनको भी देख लेते हैं। तो ये किसके थे, निर्दिशायामी कविता के क्या है, प्रचारक थे, ठीक है। अब हम बात करें श्याम नारायण की। अब श्याम नारायण के विषय में भी जान लेते हैं। तो श्याम नारायण किस विचारधारा को मानते थे, ठीक है, तो ये किसे थे, सांप्रतिक कविता, सांप्रतिक कविता, ठीक है। जैसे मैंने अकविता के विषय में बताया आपको, तो अकविता में देखिए आप प्रभाकर माचवी देखते हैं, गंगा प्रसाद विमल देखते हैं, है ना, प्रभाकर माचवी देखते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए युद्धवाद में तो सलभ श्री राम सिंह आएंगे। और वहीं अगर सनातन, सूर्योदय, नूतन कविता का प्रवर्तन किसने किया, तो वीरेंद्र कुमार जैन ने किया। अगर हम सत्यदेव राजहंस की बात करें तो इन्होंने देखिए निर्देशायामी कविता के प्रचारक के रूप में कार्य किया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं श्याम नारायण ने किस कविता का प्रवर्तन किया, तो सांप्रतिक नहीं है, सांप्रतिक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा किससे है, भूख पीड़ी या फिर बीट कविता के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं, महत्वपूर्ण। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया है, ठीक है। भूखी पीढ़ी या फिर कह लें बीट कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन है राजकमल चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, त्रिलोचन श्याम परमार। तो देखिए
भू की पीढ़ी या बीट कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं राजकमल चौधरी। ठीक है, राजकमल चौधरी। इसके साथ ही देखिए एक और कवि हैं जिन्होंने इनका सहयोग किया, उनका नाम क्या है, केसरी कुमार। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये भू की पीढ़ी या बीट कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत वर्मा किस कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ताजी कविता, ताजी कविता, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ताजी कविता के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो भू की पीढ़ी या बीट कविता के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, राजकमल चौधरी या केसरी कुमार हैं। और ताजी कविता के कौन है, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। ठीक है, अगर हम वही बात करें श्याम परमार, तो इनका संबंध किससे है, अकविता से। किससे है, अकविता से। ठीक है, और हम त्रिलोचन की बात करें तो इनका संबंध है प्रगतिवाद से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को आप। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि अभिनव काव्य जिसमें सामूहिक आक्रोश का वक्तव्य बनाया गया। देखिए, अब जैसा मैंने बोला, हर किसी व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा है और जो उन विचारधारा से प्रभावित होता है वो इनका अनुसरण करता है। ठीक उसी प्रकार अभिनव काव्य, अभिनव मीन्स नया काव्य। तो नए काव्य में क्या है, सामूहिक आक्रोश, यानी कि जो एक तरह से का शोषण हो रहा है। ध्यान रखेंगे, आक्रोश किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक तो सत्ता के पक्ष में भी आक्रोश हो सकता है, ठीक है, व्यक्तिगत पक्ष का आक्रोश, पारिवारिक आक्रोश, सामाजिक आक्रोश, धार्मिक पक्ष को लेकर आक्रोश। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इस काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि अभिनव काव्य में या फिर कह लें सामूहिक आक्रोश के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है जगदीश चतुर्वेदी, रामेश कुंतल मेघ, इंद्रनाथ मदान, गंगा प्रसाद बिमल। तो कौन है, जगदीश चतुर्वेदी। और एक चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि एक कवि की स्टार्टिंग तो किसी और चीज़ से होती है, धीमे धीमे क्या है, जैसे वो और लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, तो वो क्या है, उनके अनुसरण वो करने लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए रमेश कुंतल मेघ हो गए, इंद्रनाथ मदान हो गए, गंगा प्रसाद बिमल हो गए, तो इनका भी संबंध किससे है, अभिनव काव्य में सामूहिक आक्रोश से। ध्यान रखेंगे इस चीज़ में, गंगा प्रसाद बिमल आपकी अकविता में भी हैं और ये किस में है, सामूहिक आक्रोश के वक्तव्य में भी। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं जगदीश चतुर्वेदी देखिए अकविता में। तो देखिए मैंने क्या बोला आपको कि अकविता व्यक्तिगत पक्ष को या व्यक्तिगत पक्ष को महत्व देती है। ठीक है, तो उसके वो हर पक्ष का अनुसरण करती है या फिर हर पक्ष को दिखाती है। ठीक, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब हम व्यक्तिगत पक्ष की बात करेंगे तो व्यक्तिगत क्या भावनाएं होती हैं, आक्रोश भी होता है, भय भी होता है, प्रेम भी होती है, श्रद्धा भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इनको उठाकर रचनाएं करना, तो उनमें से एक इन्होंने पर्टिकुलर एक भाव को निकाल लिया कि आक्रोश। तो आक्रोश किसी भी पक्ष में हम देखने को देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका व्यक्तिगत हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, तो ये सारी चीज़ें। तो अभिनव काव्य में सामूहिक आक्रोश के वक्तव्य जो एक संघ बनाया गया, तो उसके प्रवर्तक तो माने जगदीश चतुर्वेदी, और जो रमेश कुंतल मेघ हैं, इंद्रनाथ मदान हैं, गंगा प्रसाद बिमल हैं, ये क्या है, इनके अनुयायी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुझे अपनी कविताओं के लिए, कथन से है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। तो ये पंक्ति किसकी है, धूमिल की, त्रिलोचन की, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, राजकमल चौधरी की। तो ये किसकी है, धूमिल की। देखिए आप धूमिल की रचनाएं देखिए, धूमिल सीधे सीधे जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, ठीक है, सरकार का जो एक तरह से कहें जनता, सरकार के द्वारा जनता का शोषण, ठीक है, सरकार की कुनीतियाँ जो हैं, तो उन पर इन्होंने क्या है, बेबाकी से प्रहार किया है। इसीलिए देखिए क्या कहते हैं, मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, क्योंकि ये खरी खरी बात कहते थे, जो सत्य है उसको इन्होंने प्रदर्शित किया। आप इनके कितनी भी रचनाएं देख लीजिए, इससे पहले जो मैंने क्लास कराई थी, धूमिल की एक पंक्ति और कराई थी मैंने आपको, है ना, तो उसमें भी क्या है, इन्होंने यही चीज़, यानी कि सत्ता पक्ष किस प्रकार से कुनीति लाकर जनता का शोषण करता है ना, और अपने पेट को भरता है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने रचनाओं में लिखी हैं। तो ये यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं
कि मेरी कविता या फिर कह रहे हैं मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। कहने के लिए प्रजातंत्र है यहाँ पर, लेकिन एक तरह से कहें तो सत्ता पक्ष का ही एक तरह से दबाव रहता है ना, तो इसीलिए इन्होंने ये लाइन लिखी है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि बुखार में कविता किसकी कृति है? महत्वपूर्ण कृति है, ध्यान रखेंगे। बुखार में कविता किसकी कृति है? तो ऑप्शन आपके श्रीकांत की, धूमिल की, केसरी कुमार की या वीरेंद्र जैन की। तो बुखार में कविता किसकी है? श्रीकांत की, ध्यान रखेंगे, श्रीकांत की। ठीक, इसके साथ देखिए इनकी एक और कविता हमें देखने को मिलती है, देख लेते हैं, समाधि लेख। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि समाधि लेख किसकी कृति है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि डूबते इतिहास का गवाह किसके काव्य संग्रह है? डूबते इतिहास का गवाह किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन है जगदीश चतुर्वेदी, केदारनाथ कोमल या फिर वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भ्रमर। तो ये किसकी कृति है? जगदीश चतुर्वेदी की। किसकी है? जगदीश चतुर्वेदी की। याद रखेंगे, डूबते इतिहास का गवाह किसी कहती है? जगदीश चतुर्वेदी की। अगर हम बात करें केदारनाथ कोमल के विषय में, तो देखिए इन्हीं की एक महत्वपूर्ण कविता कह लें, ठीक है, या फिर कह लें उनका काव्य संग्रह, तो कौन सा है? कोहरे से निकलते हुए। कोहरे से निकलते हुए, ये इनका क्या है? काव्य संग्रह। काव्य संग्रह, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न एक रचना से ही है। एक चावल नहरीदा किसका गीत संग्रह है? एक चावल नहनीदा किसका गीत संग्रह है? महत्वपूर्ण है, तो किसका है ये? राम अवतार त्यागी का, उमाकांत मालवीय का, ठाकुर प्रसाद मिश्र का या फिर वीरेंद्र मिश्र का। तो एक चावल नहरीदा किसका है? उमाकांत मालवीय का। उमाकांत मालवीय का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें राम अवतार त्यागी की रचना के विषय में, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है या फिर कहलाने का प्रसिद्ध गीत एक तरह से काव्य संग्रह है। कौन सा है वो? सपने महक उठे। सपने महक उठे, ये क्या है? इनका गीत संग्रह है, ध्यान रखेंगे, है ना, विधा भी हमें पता होनी चाहिए। गीत संग्रह, ठीक। अगर हम बात करें ठाकुर प्रसाद सिंह की, तो ठाकुर प्रसाद सिंह की भी अगर हम रचना को देखें, तो इनकी एक महत्वपूर्ण गीत संग्रह कह लें वो प्रसिद्ध है। वो क्या है? 5 जोड़ बांसुरी। क्या है? याद रखेंगे, 5 जोड़ बांसुरी। 5 जोड़ बांसुरी, ये भी क्या है? गीत संग्रह है। किसका? ठाकुर प्रसाद सिंह का। ठाकुर प्रसाद सिंह का, ठीक। इसके बाद अगर हम वीरेंद्र मिश्र के विषय में जाने या फिर इनकी रचना को देखें, तो इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है। कौन सी है? लेखनी बेला। ये ध्यान रखेंगे, लेखनी बेला। लेखनी बेला, और ये भी देखिए गीत संग्रह है, समझे, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखिए एक चावल नहरीदा किसका गीत संग्रह? उमाकांत मालवीय का। इसके साथ हमने देखिए रामावतार त्यागी के विषय में जाना, कि कौन सा काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है, तो सपने महक उठे गीत संग्रह प्रसिद्ध है। वहीं अगर ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना को देखें, तो 5 जोड़ बांसुरी, ये क्या है? गीत संग्रह है, ठीक है। वीरेंद्र मिश्र का लेखनी वाला क्या है? गीत संग्रह, ठीक है। तो हमने एक ही प्रश्न में देखिए आपको 4-5 चीज़ें बता दी, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए कथन से है कि नवगीत को काव्य जगत में व्यापक अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष किसने कहा? महत्वपूर्ण लाइन है ये, ठीक है। किसने कहा? यानी कि नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष किसने कहा? ठीक, तो देख लेते हैं किसने कहा है। ऑप्शन देखते हैं, बच्चन सिंह ने,
श्याम परमार ने, उमाकांत मालवीय ने, या फिर देवेंद्र शर्मा ने। तो किसने कहा? उमाकांत मालवीय ने। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष किसने कहा? उमाकांत मालवीय ने। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि नवगीत को हिंदी कविता का खोई हुई अस्मिता की तलाश किसने कहा? महत्वपूर्ण कथन है ये, ठीक है। खोई हुई अस्मिता की तलाश किसने कहा है? ऑप्शन श्री कृष्ण तिवारी, रविंद्र भ्रमर, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो किसने कहा है? श्री कृष्ण तिवारी ने। देखिए, आप नवगीत के संबंध में प्रश्न देख रहे हैं, तो नवगीत में जैसे पहले जो प्रश्न हमने देखा कि नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष किसने कहा? तो उमाकांत मालवीय ने कहा। तो यहाँ पर देखिए नवगीत की जो विशेषताएं हैं, देखिए साहित्य में अगर हम साहित्य को पढ़ते हैं तो जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो वो एक तरह से कह लें अलग ही रूप लेने लगती है। देखिए जैसे भारतेंदु युग था, ठीक है, देश प्रेम के ऊपर रचनाएं हो रही थी, लेकिन वहाँ क्या कमी रह रही थी कि वो जो भाषा होती है, साहित्यिक भाषा, ठीक है, जो वैज्ञानिकता होनी चाहिए वो उसमें नहीं दिखाई दे रही। तब द्विवेदी युग आया, उसमें देखिए भाषा की वैज्ञानिकता, इतिवृत्तात्मकता यानी गंभीर चिंतन मनन देखने को मिला। लेकिन उसमें क्या है, जो उस समय जो रचनाएं हुई वो नीरस सी हो गई, है ना, कोई आनंद नहीं था, है ना। फिर छायावाद आया। छायावाद में आप देखिए प्रकृति, प्रेम, श्रृंगार, ठीक है, देश प्रेम भी देखने को मिला, रहस्य भी मिला। फिर आप देखेंगे कि समाज का एक वर्ग जिसका शोषण हो रहा है उसके प्रति ये लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, प्रगतिवाद आया। फिर और विद्वान आए, उन्होंने प्रयोगवाद यानी कि एक ही चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, नए बिंबों का प्रयोग होना चाहिए और नए शब्द विधान होने चाहिए। तो ये बात किसने कही? अज्ञेय ने। लेकिन धीमे धीमे देखिए नए प्रयोग, नए शब्द विधान कहीं ना कहीं एक तरह से कहें साहित्यिक जो उपलब्धि थी साहित्य की, ठीक है, वो समाप्त कर रही थी। आप नए शब्द के चक्कर में एक जो साहित्य का उत्कृष्ट स्थान होता है वो निचले पायदान पर जाने लगा। देखिए अगर आप प्रयोगवाद में कुछ कवियों को देखोगे तो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, वो अपने आप में ही एक विभत्स से शब्द प्रयोग होते हैं, है ना, अश्लीलता पर उतर आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर धीमे धीमे जैसे जैसे युग आते गए, उसके बाद देखिए नवगीत में क्या है, नवगीत में जो कवि आए उन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य यानी कि साहित्य उन्होंने देखिए व्यक्तिगत पक्ष को तो लिखा लेकिन मर्यादित रूप में लिखा। अगर वो सामाजिक पक्ष को भी लिख रहे हैं तो वास्तविकता को दर्शा रहे हैं, ठीक है। देखिए दर्शाया वास्तविकता को गया है, लेकिन ख्याति इस चीज़ में किसे मिली? एक शब्दों का विधान जिसे कह लें, ठीक है, मर्यादित शब्दों को लिखना। तो नवगीत में आप रचनाएं देखिए, जो कवि आए उनकी कविताओं को पढ़िए तो काफ़ी चेंज देखने को मिलता है ना। तो इसीलिए क्या है, इन विद्वानों ने ये मत दिए कि नवगीत में हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश देखने को मिलती है। तो किसने कहा? ये श्री कृष्ण तिवारी ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने माना महत्वपूर्ण? ठीक है, कि नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने माना? तो प्रश्न है, ऑप्शन है आपका रविंद्र भ्रमर, रविंद्र मिश्र, वीरेंद्र मिश्र या धूमिल। तो किसने माना है? रविंद्र भ्रमर ने। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुरागी किसका उपनाम है? महत्वपूर्ण है। अनुरागी किसका उपनाम है? दुष्यंत कुमार का, रविंद्र भ्रमर का, वीरेंद्र मिश्र का या जगदीश गुप्त का। तो देखिए अगर हम बात करें अनुरागी किसका उपनाम है तो किसका है? दुष्यंत कुमार का, ठीक है। अगर हम दुष्यंत कुमार के पूरे नाम की हम बात कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम है दुष्यंत नारायण त्यागी, दुष्यंत नारायण त्यागी, ठीक है। इन्हें प्रसिद्धि किसमें मिली थी? गजल में, है ना। तो उपनाम किसका है अनुरागी? दुष्यंत कुमार का, ठीक। इसके साथ देखिए इन्होंने परदेसी उपनाम से भी क्या है, रचनाएं की हैं, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सूर्य का स्वागत किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? महत्वपूर्ण कृति है
किसकी है? दुष्यंत कुमार की, दुष्यंत कुमार की। इसके साथ ही देखिए इनकी और भी कृतियां हैं, जैसे आवाज़ों के घेरे, जैसे आवाज़ों के घेरे, ठीक। इसके साथ ही जलते हुए बन का बसंत, जलते हुए बन का बसंत, ठीक है। साए में धूप, महत्वपूर्ण, साए में धूप, महत्वपूर्ण इनकी रचना है, ठीक है। इसके साथ एक और इनकी काव्य कृति है जिसे प्रसिद्धि मिली है, एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई, ठीक है। ये क्या है? काव्य नाटक है, याद रखेंगे, काव्य नाटक, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें, पंक्तियों से है अगला प्रश्न। तो क्या है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। देखिए ये जो इन्होंने जितनी भी पंक्तियां लिखी हैं, गज़ल में इन्हें एक अच्छी ख्याति प्राप्त है, ठीक है। हिंदी साहित्य में अगर गज़ल कोई लाया तो वो कौन लाया? दुष्यंत कुमार की रचनाओं में जितनी प्रसिद्धि मिली, ठीक है। तो इसका जो एक तरह से कहे ना कि दुष्यंत कुमार ने नवगीत में एक नई विधा को प्रादुर्भाव किया, ठीक है, गज़ल को। तो इन्होंने जो गज़ल लिखी वो किस में लिखी? आप देख लीजिए, इनकी जो गज़ल मिलेंगी देश प्रेम पर मिलेंगी, ठीक है, या फिर जो राजनीतिक जो पक्ष है, ठीक है, और या फिर सरकार की जो कुनीतियां हैं, तो उन पर इन्होंने क्या कटाक्ष या व्यंग किया है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लाइन लिखी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे आप इसके अर्थ भी निकाल सकते हैं कि सिर्फ हंगामा, यानी कि मेरा उद्देश्य सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं अपनी विचारधारा के माध्यम से क्या है, समाज में जो विकृतियां हैं या फिर समाज के जो युवा हैं उनको आकर्षित कर उन्हें सही मार्ग दिखाऊं, ठीक है, कि यह सूरत बदलनी चाहिए। यानी कि समाज में जो विसंगतियां फैली हुई हैं, तो जब मैं युवाओं को जागरूक करूंगा तो वो इन विसंगतियों को दूर करने में प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप इसके लाइन से ही समझ सकते हैं कि दुष्यंत कुमार की क्या विचारधारा रही, ठीक है। ऐसे ही देखिए इनकी कुछ और पंक्तियां भी हैं, जैसे कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं सैर के लिए। सीधी सीधी, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं सैर के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि दुष्यंत कुमार की आप गज़ल देखोगे या उनकी पंक्तियाँ देखोगे, वो एक तरह से व्यंग कह लो या कटाक्ष कह लो सरकार की कुनीतियों पर, ठीक है, और किस तरीके से राजनीतिक दो दाव पेज होते हैं और इनके भी जो जनता पिसती है, ठीक है, इनको इन्होंने अपना एक तरह से आधार बनाया अपनी रचनाओं का, और इन पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। जैसे मैंने दूसरी पंक्ति आपको बता गई, इसी प्रकार एक और है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली क्या है, कटाक्ष किया है जो उस समय एक तरह से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो दायरा बना हुआ था, ठीक है, जो विसंगतियां फैली हुई थी या फैलाई जा रही थी कुछ राजनीतिक पक्षों के द्वारा, विपक्षों के द्वारा, ठीक है, सत्ता के द्वारा, तो इस पर इन्होंने क्या है व्यंग प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो आज ही क्लास में हमने अपने 15 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें क्या है नवगीत के संबंध में, ठीक है, जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके संबंध में प्रश्न किए। यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।